हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम वाले पेपर में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत का अध्ययन करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत यानी कि विद्यालय जो है वो ज्ञान प्रदान करने में किस तरह सहायक है और वो किस किस के संदर्भ में पढ़ना है हमें। हमारा जो टॉपिक था वो था सिलेबस में समाज, संस्कृति एवं आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है कि विद्यालय जो है वो हमें ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में कैसे, किस समाज, संस्कृति और आधुनिकता, इन तीनों ही चीजों के संदर्भ में हमें किस प्रकार से ज्ञान प्रदान करता है। तो ये सब पढ़ने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि विद्यालय क्या होता है। विद्यालय क्या होता है? विद्यालय क्या होता है बेटा? विद्यालय जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस आलय। कैसा आलय? जो विद्या का यानी कि, और विद्या का शाब्दिक अर्थ क्या? विद्या जो है वो विद धातु से बनी, जिसका अर्थ होता है सीखना, जानना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो विद्यालय क्या है। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है विद्या का आलय, अर्थात विद्या का हार, यानी कि जहाँ पर विद्या का हार प्रदान होता है, जहाँ पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा स्थान जहाँ नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। नियोजित शिक्षा की यानी कि निरंतर जो प्रक्रिया चलती है उसको नियोजित, जो पहले से सिस्टम से की हुई, जो नियोजित की हुई है उस प्रक्रिया के माध्यम से है शिक्षा दी जाती है। नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया चलती है और बच्चों में बौद्धिक ज्ञान का विकास किया जाता है, विद्यालय कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। SCHOOL स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। अब आप यह सोचेंगे कि मैडम स्कूल में तो इतनी ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है और यहाँ पर इसका अर्थ आप बता रहे हो अवकाश। और अवकाश नाम क्यों पड़ा था बेटा? आगे मैंने इसमें जिक्र भी कर रखा है शायद। अवकाश शब्द जो था ये ग्रीक देशों में आया था पहले से। देखो क्या था, प्रारंभ में ग्रीक देश में ऐसे स्थानों जहां अवकाश के समय विचार विमर्श अथवा वाद विवाद होता था स्कूल कहा जाता था। प्रारंभ में क्या था कि ग्रीक देशों में लोग खाली समय में, यानी कि खाली जब वो फ्री होते थे तो उस समय जाकर वो कहीं पर, जैसे आजकल खाना वाना खाने के लिए चले जाते हैं, इस तरह कहीं ऐसी जगह पर बैठते थे। धीरे धीरे लोग वहां पर जाकर क्या करने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे, फिर वाद विवाद करने लगे। कहने का अर्थ क्या है कि वो विचार विमर्श करते करते जैसे किसी की समस्या हो तो उस समस्या के बारे में वो वहां पर जाकर ही उन लोगों के बीच अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता। और वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि वहां पर वाद विवाद यानी कि तर्क वितर्क आदि भी होने लगा। हर लोग अपने परामर्श भी वहां पर देने लगे विचार विमर्श करके। तो वो क्या हो गया, वहां पर उस तरह से यानी कि समस्याओं का समाधान होने लग गया था। इसलिए ये जो ग्रीक शब्द अवकाश है उसको बाद में, आज जो वर्तमान में, इसको स्कूल कहा जाता था। देखो क्या रखा है कि प्रारंभ में ग्रीक देश में ऐसे स्थानों जहां अवकाश के समय विचार विमर्श अथवा वाद विवाद होता था स्कूल कहा जाता था। ठीक है, लेकिन परंतु वर्तमान में क्या है, वर्तमान समय में यहाँ पर भी आएगा शायद, परंतु वर्तमान समय में विद्यालय एक ऐसी सामाजिक संस्थाओं के रूप में है जहां बालक अपनी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हुए अपना विकास करते हैं। भाई वर्तमान में और प्राचीन समय में काफी फर्क आ गया, क्योंकि ग्रीक देश में तो अवकाश के समय में लोग इकट्ठे बैठते थे और अपनी विचार विमर्श करते थे या फिर अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन वर्तमान समय में तो क्या हुआ, विद्यालय जो है एक सामाजिक संस्था के रूप में बन गई और वहां पर प्रत्येक बच्चा अपनी रुचि से, अपनी रुझान से,
अपनी योग्यता के अनुसार यानी कि अपनी दक्षता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है और अपना विकास करता है। ठीक है, आगे है विद्यालय की परिभाषा। विद्यालय की परिभाषा क्या है? यहाँ पर एक ओटावे के अनुसार, ओटावे ने विद्यालय की एक परिभाषा, जब भी किसी प्रकार कोई जिक्र कोई टॉपिक आता है तो उसमें एक दो परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। देखो, ओटावे के अनुसार विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। विद्यालय जो है वो समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। ये ओटावे ने कहा है कि विद्यालय जो है वो किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जाने जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विद्यालय के कार्य व महत्व, यानी कि विद्यालय के कौन कौन से कार्य होते हैं और क्या उनका महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने इनका अधिक विवरण न देकर सिर्फ हेडिंग लिखी है और उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। विद्यालय के कार्य या महत्व में सबसे पहला जो बिंदु है वह है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास आ जाएगा तो बेटा आप सभी जानते हो कि आप सर्वांगीण विकास से मतलब कि वहां पर बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक कैसा भी विकास हो, यानी कि उसका चाहे आध्यात्मिक विकास हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो, उस प्रकार का विकास यहाँ पर सर्वांगीण विकास में था। यानी कि विद्यालय जो है उसमें जाकर या फिर उसमें शिक्षा प्राप्त करके कोई किसी भी बालक का को जो भविष्य, ये कहते हैं ना कि विद्यालय शिक्षा लेकर भविष्य सुधर गया ना, तो इस प्रकार से वो उसको वो जो शिक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो अपना सर्वांगीण विकास विद्यालय के माध्यम से करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सामाजिक कार्य कुशलता का विकास। सामाजिक कार्य कुशलता का विकास, अगर शाब्दिक अर्थ की तरफ देखें तो इसका अनुमान हम ये लगाएंगे कि जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है उसमें किस तरह की कार्य कुशलता है, किस तरह का व्यवहार है, उसकी शिक्षा उस बालक को मिलती है। लेकिन हम सब यहाँ पर सामाजिक कार्य कुशलता से ही नहीं, हम यहाँ पर क्या देखें कि जो हमारे भारत में जो लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली है उसमें क्या व्यक्ति के कर्तव्य हैं और क्या उसके अधिकार हैं, किस तरह की कानून है, उन सब चीजों का उस सामाजिक जीवन का ज्ञान होना विद्यालय के कार्य में आता है। यानी कि विद्यालय का ये सहयोग रहा है या विद्यालय का ये कार्य है कि वो एक बालक में उन सभी गुणों का विकास करे जो सामाजिक कुशलता का जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है इससे अगला है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण, विद्यालय की जो शिक्षा है वो एक बालक को क्या करती है, एक बालक को रोजगार की शिक्षा भी देती है, उसको उसकी रुझान के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, कहने का मतलब ये है कि उस बालक की आवश्यकताओं के अनुसार या उसकी योग्यताओं के अनुसार या उसकी रुचियों के अनुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। कौन देता है? विद्यालय देता है। भी कोई भी विद्यालय है वो अपने बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार या उनकी रुचियों के अनुसार या फिर उनकी योग्यताओं के अनुसार उसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करता है, इसलिए वहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल के पश्चात अनुकूलन। स्कूल के पश्चात अनुकूलन। स्कूल के पश्चात अनुकूलन का मतलब क्या था कि जो बालक होता है वो स्कूल शिक्षा के बाद, यहाँ पर एक पाश्चात्य विद्वान थे ब्राउन, उन्होंने कहा था कि विद्यालय में बालक को, एक जो विद्यालय है वो बालक को इस तरह से तैयार करे कि वो बालक इतना शारीरिक रूप से योग्य हो जाए या फिर बौद्धिक रूप से वो जागरूक हो जाए या भावनात्मक रूप से संतुलित हो जाए या फिर उसमें व्यावसायिक कुशलता हो। तो ऐसा माना जाता है कि वो स्कूलोत्तर अनुकूलन है वो उसमें समायोजन
कर पाएगा, यानी कि स्कूल के पश्चात भी वो बच्चा इस तरह से अनुकूलन व्यवहार करेगा कि भाई उसका शारीरिक रूप से वो योग्य है या बौद्धिक रूप से जागरूक है। ये सब कार्य स्कूल के माध्यम से ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतर मूल्यों का निर्माण। उच्चतर मूल्यों का निर्माण, यहाँ पर उच्चतर मूल्यों का मतलब ये है कि स्कूल के विद्यार्थियों का में नैतिकता या फिर लगा लो कि धार्मिकता का विकास हो, और वो नैतिकता इस प्रकार से हो कि बच्चे को उचित अनुचित या अच्छे बुरे का या ठीक गलत कुछ भी लगा लो उसका भेद कर सके बच्चा, और वो वही सच्चाई को पहचान सके। तो उच्चतर मूल्यों का निर्माण यहाँ पर इस बात पर जोर देता है कि स्कूली शिक्षा के बाद एक बालक जो है वो उच्च नैतिक जीवन, धार्मिक जीवन की बातों को ग्रहण करे और वो बच्चा उचित अनुचित अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाए। उच्चतर मूल्यों का निर्माण विद्यालय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति का संचारण एवं संवर्धन। संस्कृति का संचारण एवं संवर्धन, हम सभी जानते हैं कि स्कूल जो है वो सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण है, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण है। यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का संचारण कर पाता है, क्योंकि मानव अनुभूतियों से जो पुनर्निर्माण होता है उन सब का संचालन विद्यालय ही कर पाता है। अच्छा, तो संस्कृति का संचारण एवं संवर्धन का होता है स्कूलों में होता है, क्योंकि स्कूल जो है वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक है और विद्यार्थी जो है उन सांस्कृतिक मूल्यों का संचारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्या है, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। तो नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण में बेटा हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश है कब उन्नति कर पाता है, जब उस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, नैतिक या धार्मिक क्षेत्रों में जो योग्य नेता है वो वहाँ पर नेतृत्व करते हैं। यानी कि धार्मिक, राजनीतिक, औद्योगिक जो भी है उस सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो योग्य नेता है वो वहाँ पर लीडरशिप करता है, तो वो देश उन्नति करता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय का ये दायित्व है कि वो एक इस तरह का नेतृत्व करने वाले नेता को तैयार करे, ताकि उसकी कार्य कुशलता से या उसके कर्तव्य निभाने से प्रशिक्षित व्यक्ति देश में या समाज में अपना सहयोग दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य व स्वच्छता का ज्ञान। स्वास्थ्य व स्वच्छता का ज्ञान, विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाया जाए इस तरह का ज्ञान देना चाहिए। उसको घर और नगर में या विद्यालय में किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए, किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, किन का नहीं, इस तरह की शिक्षा विद्यालय के अंतर्गत देनी चाहिए, ताकि वो नागरिक अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ज्ञान प्राप्त करे और अपना और देश का भला कर सके। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन का विकास। सामुदायिक जीवन का विकास, विद्यालय जो है वो अपने विद्यार्थियों में सामुदायिक जीवन मूल्यों का भी प्रशिक्षण देता है। किसके माध्यम से, जैसे हमारे विद्यालय में बहुत से खेल कूद होते हैं, ये सामूहिक कार्य होते हैं, बच्चे भ्रमण पर जाते हैं, जो यात्राएं वगैरह होते हैं, जो शैक्षिक भ्रमण होते हैं, उन सब में बच्चे समूह में रहना सीखते हैं और उनमें सामुदायिक जीवन मूल्यों का विकास होता है। तो ये भी दायित्व किसका है, विद्यालय का है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब क्या है, क्रियाशीलता का मतलब एक बालक सक्रिय रहकर कार्य करता है। विद्यालय जो है वो बालक को इस प्रकार से प्रशिक्षित करता है कि बालक सक्रिय रहकर अपनी क्रियाओं के द्वारा या अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, और वो ज्ञान प्राप्त करता है जो उसके स्वयं के अनुभव होते हैं। ठीक है, इसलिए वही ज्ञान उसके लिए स्थायी भी होता है और सार्थक भी होता है। इसलिए क्रियाशीलता का गुण विद्यालयों में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है
व्यवहारिक ज्ञान पर बल। हमारी जो शिक्षा है वो एक बालक का नैतिक विकास करती है, या फिर मान लो कि उसका चारित्रिक विकास होता है, तो वो सब चीजें किस पे आती है? व्यवहारिक ज्ञान पर बल देती है। इसलिए जो हमारे नवीन विद्यालय है उसमें पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा एक बालक के अंदर उपयोगी या रचनात्मक या व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। जो नवीन विद्यालय खुल रहे हैं उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, न कि पुस्तकीय ज्ञान पर। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। राष्ट्रीय एकता का विकास करना। राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे करते हैं बेटा? आजकल जो जात पात, भाषावाद, सांप्रदायिकता की जो बातें होती हैं उससे देश की जो शक्ति है वो उसका विघटन हो रहा है। यदि देश खंडित होने से बचाना है तो सभी नर नारियों को क्या करना है? राष्ट्रीय एकता में बंधे रहना है। इसलिए राष्ट्रीय एकता का भावना का विकास करना स्कूल का कर्तव्य है। इसलिए स्कूल इस तरह की शिक्षा दे कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय भावना को विकसित करना। अंतरराष्ट्रीय भावना को विकसित, जो सद्भावना की बातें हैं वो भी होनी चाहिए बालक की शिक्षा में, और इसमें विद्यालय का ये दायित्व बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों में ऐसी भावना विकसित करे, या फिर इस तरह के कार्य करवाए जिससे अंतरराष्ट्रीय भावना को महत्व मिले। जैसे एक दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहना, मानवीय अधिकारों में महत्ता का आदर करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। हमारे जो भारत के जो शिक्षाविद थे, समाज सुधारक या शिक्षाविद श्री अरविंद टैगोर, विवेकानंद जी ने तो ऐसी ही शिक्षा को महत्व दिया था। उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करती हैं। उन्होंने अपने शैक्षिक उदाहरणों में जो अंतर्राष्ट्रीय भावना को पैदा करने पर ही बल दिया था। अच्छा बच्चों, आज इतना ही।